हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। ये मामला आपराधिक कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खासकर वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो न्यायालयों के द्वारा सजगता से इस तथ्य की ओर जांच की जाती है कि गिरफ्तारी के समय नियत प्रक्रिया और अरनेश कुमार के प्रकरण में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया या नहीं। हालांकि ये 498A आईपीसी से संबंधित मामला है, दहेज की मांग से संबंधित मामला है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति, सास, ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि उनके द्वारा बहुत ही भौतिक वस्तुओं की, कीमती वस्तुओं की मांग की जा रही है, जिसमें एसी, कार, एयर कंडीशनर इत्यादि इत्यादि चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर अपीलार्थी भी अपनी मां की बात से का समर्थन करता था और अपनी पत्नी को ही दूसरी शादी करने की धमकी देता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को उसके ससुराल से निकाल भी दिया गया। पत्नी ने केस दायर किया, मामला सत्र न्यायालय पहुंचा, जहां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत मामले में गिरफ्तारी की आशंका याचिकाकर्ता के द्वारा दर्शाई गई। आईपीसी की धारा 498A के तहत अधिकतम सज़ा किसी भी अवधि का कारावास और जुर्माना है, जिसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि जो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 है, इसके तहत अधिकतम 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों से पति ने अर्थात अपीलार्थी अरनेश कुमार ने इनकार किया और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया, जिसे पहले सत्र न्यायालय के द्वारा और फिर बाद में उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अग्रिम जमानत हासिल करने का उनका जो प्रयास विफल रहा था, इसीलिए ही उन्होंने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। अब गिरफ्तारी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में काफ़ी तल्ख टिप्पणियां की गई। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दहेज संबंधी मामलों में आरोपी पति की आकस्मिक गिरफ्तारी जो है वो एक गंभीर समस्या है। कोर्ट ने कहा कि हाल के वर्षों में जो वैवाहिक विवाद हैं उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में वैवाहिक संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है और आईपीसी की धारा 498A एक महिला को उसके पति और इसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के लिए ही पेश की गई थी, लेकिन 498A एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होने से, इसके प्रावधानों में संदिग्धता होने से किस किस पक्षकार को दोषी ठहराया जाए, इसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न होने से जो असंतुष्ट पत्नियां होती हैं उनके द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाता है और ये अपने परिवारजनों को परेशान करने का एक सबसे आसान तरीका के रूप में सामने आया है। इस प्रावधान के तहत पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करना काफ़ी आसान हो जाता है। तथ्य ये कि 498A एक संज्ञेय अपराध है, इसके बावजूद न्यायालयों और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस संदर्भ में गिरफ्तारी को लेकर के सजगता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर बोलते हुए ये भी कहा कि गिरफ्तारी अपमान लाती है, आज़ादी कम कर देती है, हमेशा के लिए दाग छोड़ देती है। जो कानून बनाने वाले हैं वे भी इसे जानते हैं और पुलिस भी। कानून बनाने वाले
और जो पुलिस है उनके बीच की एक ऐसी लड़ाई है जिससे लगता है कि पुलिस ने अभी तक सबक नहीं लिया है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम औपनिवेशिक व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाए हैं, इसलिए इसे एक उत्पीड़न के तौर पर देखा जा रहा है, एक उत्पीड़न का उपकरण बन गया है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकरण में काफ़ी सारे दिशा निर्देश भी जारी किए, जिनकी परिपालना भी सुनिश्चित की जा रही है। सबसे पहली बात ये कही गई माननीय न्यायालय के द्वारा कि सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से गिरफ्तारी ना हो, बल्कि सीआरपीसी के सेक्शन 44 के तहत जो मापदंड निर्धारित है उसके बारे में सबसे पहले संतुष्टि आवश्यक है। सभी पुलिस अधिकारियों को सीआरपीसी सेक्शन 41(1)(b)(2) के तहत जो उपखंड निर्दिष्ट हैं उनके तहत एक चेकलिस्ट जारी की जानी ज़रूरी है। पुलिस अधिकारी विधिवत दायर किए गए मामले में ऐसी चेकलिस्ट या जो जांच सूची है न्यायालय के सामने अग्रेषित करेगा और हिरासत में लिए गए अभियुक्त को पेश करते समय उन सभी कारणों को, सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिससे ये स्पष्ट हो सके कि गिरफ्तारी की आवश्यकता ही क्यों महसूस हुई। इसी प्रकार से माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट भी उक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे और उनकी संतुष्टि दर्ज करने के पश्चात ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेंगे। ऐसे ही किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय मामले की शुरुआत की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर ही मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और जिसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे ही किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कारणों से जब मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाते हैं और मामले की सघनता के साथ जांच करने पर यदि उनका समाधान हो जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में गिरफ्तारी आवश्यक थी, तभी वो कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए अग्रेषित हो सकते हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों को निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।